कहते हैं कि इंसान के पास जब ढेरों सारी दौलत आ जाता है तो उसका दिमाग भी इधर उधर भटकने लगता है और बहुत जल्द ही गलत रास्तों का चुनाव कर लेता है, ये जानते हुए भी कि गलत रास्तों पर चलना खतरों से खाली नहीं है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। मध्य दिल्ली का एक इलाका आता है राजेंद्र नगर, और इसी राजेंद्र नगर इलाके का रहने वाला अतुल बजाज, अतुल जिसकी उम्र है 50 साल, जो ए ब्लॉक के मकान नंबर 433 में रहता है। अतुल की पत्नी का नाम रितु बजाज, रितु जिसकी उम्र है लगभग 46 साल के आसपास। अतुल जो कि एक केबल कारोबारी है, तो वहीं उसकी पत्नी रितु एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करती है। अतुल और उसकी पत्नी मिलकर अच्छा खासा पैसा ही नहीं कमाते हैं, बल्कि बड़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 25 जून 2014 की शाम के करीब 6 बजे के आसपास। रितु जब अपना ऑफिस का काम निपटाकर अपने घर के लिए रवाना होती है, गेट पर जब पहुँचती है, बेल बजाती है। दरअसल उसके कमरे के अंदर उसका पति और रितु का नौकर राहुल मौजूद थे। रितु कई बार बेल बजाती है, लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है। दरअसल वो दरवाज़ा भी ऑटोमेटिक था, जो लॉक होने के बाद चाबी से ही खुलता था, लेकिन चाबी से अंदर और बाहर दोनों से खुल सकता था। इसीलिए एक उसका चाबी अतुल के पास था, तो दूसरी उसकी चाबी खुद रितु के पास था। रितु जब कई बार बेल बजाती है, अंदर से जब दरवाज़ा नहीं खुलता है, आखिरकार रितु अपने पर्स से चाबी निकालती है, दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर एंट्री करती है। लेकिन रितु जैसे ही अपने बेडरूम में जाती है, तो बेडरूम का नज़ारा देख रितु के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल बेड के ऊपर उसके पति अतुल का नग्न अवस्था में डेड बॉडी पड़ा हुआ था। उसके शरीर पे किसी तेज़धार हथियार को कई बार चला दिया गया था। रितु जैसे इस तरह की नज़ारा देखती है, वो चीखने चिल्लाने लगती है। रितु की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद रितु का नौकर राहुल भी पहुँचता है। राहुल भी जब अपने मालिक को इस हालत में देखता है, दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करता है। तभी इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में दी जाती है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस सबसे पहले अतुल की डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है उसके शरीर पर ढेरों सारे घाव का ही निशान नहीं था, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी नुकसान पहुँचाया गया था। घर का सारा सामान भी इधर उधर बिखरा था, अलमारी भी खुला हुआ था। सब कुछ देखने के बाद लग रहा था कि शायद उस घर में लूट का अंजाम दिया गया था। रितु इस हालत में नहीं थी कि पुलिस रितु से कुछ पूछताछ कर सके। उस कमरे के अंदर एक टेबल भी था, टेबल पे 3 गिलास भी पड़ा हुआ था। उस गिलास को देख करके पुलिस वालों को लगता है कि जो भी अपराधी घर के अंदर एंट्री किए थे वो कोई अनजान नहीं थे, क्योंकि घर में ज़बरदस्ती नहीं घुसे थे, बल्कि घर के अंदर एंट्री जब किए थे तो अतुल ने उनके साथ में चाय नाश्ता भी किया था। पुलिस जब इस बारे में अतुल के नौकर राहुल से पूछताछ करती है, तो राहुल कहता है कि साहब, मैं भी लगभग 3:30 बजे के आसपास आया था, दरवाज़ा बंद था। मैंने भी कई बार बेल बजाया था, लेकिन मालिक ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसीलिए मैं जा कर के सामने पार्क में बैठ गया और वहाँ से उनके नंबर पे कई बार फ़ोन भी किया था। रिंग तो जा रही थी, लेकिन फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। पुलिस कमरे की बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन वहाँ से कोई भी सबूत नहीं मिलता है। आखिरकार पुलिस अतुल की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर रितु के तहरीर पर अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। दरअसल मामला हाई प्रोफाइल का था, इसीलिए पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले अतुल के मोबाइल को चेक करती है, लेकिन पुलिस जब अतुल के मोबाइल को चेक करती है तो उसके मोबाइल में कई महिलाओं के साथ में आपत्तिजनक फ़ोटो पुलिस को मिल जाता है। उस फोटो को देख करके पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि अतुल का कई महिलाओं के साथ में संबंध चल रहा था। पुलिस को लगता है कि शायद इसमें कोई महिला ही शामिल हो सकती है, इसीलिए पुलिस लगभग 60 महिलाओं को थाने पर बुलाती है। वैसे महिलाएं जिनके बारे में पुलिस पहले से बेहतर तरीके से जानती थी। दरअसल वो सब की सब महिलाएं देह व्यापार का धंधा कर रही थी। पुलिस जब इन तमाम महिलाओं से अतुल के बारे में पूछताछ करती है, तो उनमें से कुछ महिलाएं ये इकरार कर लेती है कि हाँ साहब, मेरा अतुल के साथ में संबंध तो था, लेकिन यकीन मानिए हमने अतुल की हत्या नहीं किया है। लेकिन उन्हीं महिलाओं में से एक महिला कहती है कि साहब, एक और महिला है जिसका नाम है पूजा। पूजा जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास, जो करमपुरा इलाके की रहने वाली है। महिला कहती है कि साहब, पूजा की भी अतुल के साथ में संबंध चल रहा था।
महिला जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से बताती है, पुलिस अपने एक कांस्टेबल को पूजा के घर पे भेजती है। तो मालूम चलता है कि पूजा अपने घर पे नहीं है। पुलिस इन तमाम महिलाओं को छोड़ तो देती है, लेकिन साथ ही साथ हिदायत देती है कि जब तक इस केस का खुलासा नहीं हो जाता है तब तक तुम में से कोई भी दिल्ली शहर से बाहर नहीं जाएगा। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए अतुल के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। सीडीआर को जब चेक करती है तो आखिरकार उस सीडीआर में भी एक नंबर मिल जाता है, जिस नंबर से करीब 12 बजे के आसपास अतुल के नंबर पर फ़ोन किया गया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर एक लड़के के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस उस लड़के को भी थाने पर लेकर आती है और फिर उस लड़के से अतुल की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तो लड़का कहता है कि साहब मैं किसी भी अतुल को जानता ही नहीं हूँ। पुलिस उस लड़के से कहती है कि तुम्हारे नंबर से करीब 12 बजे के आसपास अतुल के नंबर पर फ़ोन किया गया था। पुलिस जैसे इस तरह की बातें उस लड़के से कहती है तो लड़का कहता है कि हाँ साहब, मेरे नंबर से उस व्यक्ति के नंबर पर फ़ोन किया गया था, लेकिन वो फ़ोन मैंने नहीं किया था, वो फ़ोन एक महिला ने किया था। लड़का कहता है कि करीब 12 बजे के आसपास जब राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तो वहीं बगल एक बैटरी रिक्शा पे 2 महिलाएं बैठी थी। उनमें से एक महिला मेरे से कहती है कि मेरा मोबाइल घर पे छूट गया है और मुझे किसी को बहुत ज़रूरी कॉल करना है, क्या आप मुझे अपना मोबाइल दे सकते हैं? उसी महिला को मैंने अपना मोबाइल दिया था और उसी ने ये कॉल किया था। लड़का जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस उस लड़के से पूछताछ करती है कि क्या तुम उन दोनों को पहले से जानते हो? लड़का कहता है कि साहब मैं उन दोनों को पहले कभी देखा ही नहीं है, लेकिन अगर सामने आएगी तो मैं उन दोनों को पहचान सकता हूँ। पुलिस उस लड़के को भी छोड़ देती है, लेकिन पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए अब अतुल के गली के सीसीटीवी को चेक करती है। सीसीटीवी को जब चेक करती है तो आखिरकार 12 बजे के आसपास एक ही बाइक पे 2 लड़के सवार जाते हुए जब दिखाई देते हैं, उन दोनों को देखकर पुलिस के उनके ऊपर शक हो जाता है। शक सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि वो दोनों लड़के जब बाइक से जा रहे होते हैं, उसमें से पीछे जो लड़का बैठा होता है उसके पीठ पे एक बैग भी होता है। 12 बजे के आसपास दोनों क्रॉस तो करते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद लगभग 2 बजे के आसपास जब वापस आते हैं तो दोनों का कपड़ा चेंज होता है। कपड़ा चेंज होने की वजह से पुलिस को उन दोनों लड़कों के ऊपर शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब उन दोनों लड़कों का फ़ोटो प्रिंट करा लेती है और अतुल के मोबाइल नंबर में जिन जिन लोगों से बातचीत हुआ था उन सबको थाने पर बुलाती है और उन सबसे बारी बारी से इन दोनों लड़कों का फ़ोटो दिखाती है। पुलिस जब उन सब लोगों से इन दोनों का फ़ोटो दिखाना शुरू करती है तो आखिरकार उनमें से एक व्यक्ति इस फ़ोटो को देख करके पहचान लेता है और कहता है कि हाँ साहब, मैं इस लड़के को जानता हूँ। दरअसल इसका नाम साहिल है। साहिल, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास, जो करमपुरा का ही रहने वाला है। दरअसल साहिल कोई और नहीं था बल्कि करमपुरा के ही रहने वाली पूजा का पति है। व्यक्ति जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो अब पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि अतुल की हत्या में साहिल और उसकी पत्नी पूजा का जरूर कोई ना कोई रोल है। इसीलिए पुलिस अब अपने टीम के साथ करमपुरा में साहिल के घर पर जाती है। लेकिन पुलिस जब अपने टीम के साथ साहिल के घर पर पहुँचती है तो मालूम चलता है कि साहिल अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार के लिए निकल चुका है। इसीलिए पुलिस अब साहिल का मोबाइल सर्विलांस पर डाल देती है। सर्विलांस पर डालती है तो उसका लोकेशन हरिद्वार का तो दिखाता है। पुलिस अपने टीम के साथ 26 तारीख को हरिद्वार में पहुंचती है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस हरिद्वार में पहुंचती, साहिल का लोकेशन वहां से बदलना शुरू हो जाता है। दरअसल साहिल वहां से देहरादून के लिए रवाना हो जाता है और अगले दिन 27 जून को सुबह सुबह उसका लोकेशन देहरादून के पंडित कॉलोनी में जा कर के अस्थायी दिखाने लगता है। जैसे ही उसका लोकेशन अस्थिर हो जाता है, पुलिस देहरादून के लोकल पुलिस से कांटेक्ट करती है और अपने टीम के साथ एक घर में एंट्री करती है। पुलिस जब अपने टीम के साथ उस कमरे के अंदर एंट्री करती है तो उस कमरे के अंदर 3 लोग मिल जाते हैं, जिसमें से 2 पुरुष और एक महिला थी। जिस लड़के ने साहिल को पहचाना था, पुलिस उस लड़के को अपने साथ लेकर के गई हुई थी। वो लड़का जैसे ही उन तीनों को कमरे के अंदर देखता है, उनमें से एक को देख करके पहचान लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब यही साहिल है। साहिल जैसे ही उस लड़के को अपने सामने देखता है, तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो तीनों वहाँ से भाग पाते, पुलिस उन तीनों को धर दबोच लेती है और फिर उन तीनों को पकड़कर लेकर थाने में पहुँचती है। जो तीनों वहाँ पे पकड़े जाते हैं उसमें से एक साहिल था, दूसरा साहिल का ही दोस्त अमित था और तीसरी जो उसमें महिला थी वो महिला कोई और नहीं बल्कि साहिल की ही पत्नी पूजा थी। पुलिस जब इन तीनों को लेकर के थाने में पहुँचती है, साहिल से अतुल की हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब अतुल की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो साहिल भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। अतुल, जिसकी शादी रितु से करीब 20 साल पहले होती है,
अतुल और रितु की शादी हुए लगभग 20 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी रितु कभी मां नहीं बन पाती है। अतुल और रितु मिल करके अच्छा खासा पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उनके घर में किसी बच्चे की खिलकारी नहीं गूंज पाती है, जिसकी वजह से अतुल भी काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखाता है। लेकिन अपनी पत्नी को ले जाकर के डॉक्टर से जब दिखाता है तो डॉक्टर भी फाइनली जवाब देते हैं कि रितु कभी मां नहीं बन सकती है, जिसकी वजह से अतुल अब परेशान ही नहीं रहने लगता है, बल्कि अपना अब दिल बहलाने के लिए कई महिलाओं के संगत में आ जाता है। रितु जब अपने काम के सिलसिले में ऑफिस के लिए निकल जाती है, उसके बाद से अतुल उन महिलाओं के अपने ही घर पे बुला लेता है और फिर अपने घर के अंदर ही उन महिलाओं के साथ में मौज मस्ती करता है। इसी सिलसिले में करीब 1.5 साल पहले अतुल की मुलाकात पूजा से होती है। पूजा, जिसके जीवन में केवल अतुल ही नहीं था, बल्कि उसके जीवन में और भी कई सारे मर्द थे। पूजा यही सारा काम करके अपने घर का खर्चा चला रही थी, क्योंकि उसका पति साहिल एक नंबर का निकम्मा आदमी था। पूजा कई बार अतुल से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाती है, लेकिन बार बार जब मुलाकात करती है, इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो जाती है। पूजा जब प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद से अपने घर में बैठ जाती है और अपने आने वाले बच्चे का इंतज़ार करने लगती है। जब पूजा अतुल से मुलाकात नहीं कर पाती है तो इधर अतुल पूजा से मुलाकात करने के लिए बेचैन हो उठता है। इसीलिए पूजा अब अतुल के पास अपनी एक सहेली मुन्नी को भेज देती है। मुन्नी, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास, जो सुल्तानपुरी इलाके की रहने वाली है। उसके बाद से अब अतुल की मुलाकात मुन्नी से होना शुरू हो जाता है। इधर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, पूजा एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन पूजा का बेटा जैसे इस दुनिया में आता है, उसके बाद से पूजा के घर की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पति साहिल भी काफ़ी परेशान रहने लगता है। जब घर की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, एक दिन साहिल अपनी पत्नी पूजा से कहता है कि हम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी कब तक व्यतीत करेंगे, क्यों ना हम कोई एक लंबा हाथ मारते हैं, उसके बाद से हम अपना जीवन बेहतर तरीके से व्यतीत करेंगे। साहिल जैसी इस तरह की बातें अपनी पत्नी पूजा से कहता है तो पूजा को भी ये सुझाव बेहतर लग जाता है। तभी पूजा के दिमाग में एक आइडिया आता है। पूजा अपने पति से कहती है कि मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जिसके पास ढेरों सारी दौलत ही नहीं है, बल्कि वो अपने घर में अकेले ही रहता है। पूजा अतुल के बारे में बातचीत करती है। पूजा जैसे ही अतुल के बारे में अपने पति से बताती है तो साहिल को भी ये प्लान बेहतर लगता है। इसीलिए साहिल अब अतुल के घर में लूटपाट करने के लिए अपने षड्यंत्र में अपने ही इलाके का रहने वाला एक दोस्त अमित को भी शामिल कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला होता है कि ये सब के सब अतुल के घर में एंट्री कैसे करेंगे। इस पे पूजा दोनों को सुझाव देते हुए कहती है कि अभी अतुल के साथ मुन्नी अपना समय व्यतीत कर रही है, क्यों ना मुन्नी को भी अपने षड्यंत्र में शामिल करते हैं। उसके बाद से पूजा मुन्नी को अपने घर पे बुलाती है और इस पूरे षड्यंत्र के बारे में बताती है। कहती है कि उस घर में से जो भी हम लूट करेंगे उसमें से बड़ा हिस्सा तुम्हें भी दिया जाएगा। अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में जब मुन्नी को बताती है तो मुन्नी भी पैसों की लालच में आ जाती है और फिर अब ये सब के सब मिल करके अतुल के घर में लूट करने का एक तारीख तय करते हैं, 25 जून 2014। करीब 12 बजे के आसपास मुन्नी और प्रीति बैटरी रिक्शा से चलकर राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचती है। जैसे ये दोनों बैटरी रिक्शा से राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं, पीछे से साहिल अपने दोस्त अमित को भी बाइक से लेकर वहां पे पहुंचता है। जब ये दोनों मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते हैं तो पूजा अतुल से कांटेक्ट करने के लिए अपने मोबाइल से फ़ोन नहीं करती है, क्योंकि पूजा को लगता है कि अगर मैं अपने मोबाइल से फ़ोन करती हूं तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। तभी वो लड़का सीढ़ियों से उतर करके नीचे आ रहा होता है। पूजा उस लड़के से बात करके उसका मोबाइल ले लेती है और उसी मोबाइल से अतुल के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मुन्नी भी मेरे साथ है और हम चाहते हैं कि आज हम दोनों आपके साथ अपना समय व्यतीत करें। जब दोनों का नाम अतुल सुनता है तो अतुल भी काफ़ी खुश हो जाता है और उन दोनों को अपने घर पे आने का इजाज़त दे देता है। उसके बाद से पूजा और मुन्नी अतुल के घर पे चले जाते हैं। अतुल जब दोनों को सामने देखता है, खुशी नहीं होता है बल्कि अपने कमरे में ले जाता है। पहले दोनों को जूस पिलाता है और उसके बाद से अपने ही बेड पे दोनों के साथ में मौज मस्ती करना शुरू कर देता है। जैसे ही अपना मौज मस्ती करना शुरू करता है, इधर पूजा अपने षड्यंत्र के तहत पहले ही अपने मोबाइल में एक मैसेज लिख रखा था। उसी दौरान ही उस मैसेज को अपने पति के नंबर पर भेज देती है। जैसे ही वो मैसेज साहिल को मिलता है, साहिल अपने दोस्त के साथ अतुल के घर के दरवाजे के सामने आके खड़ा हो जाता है। उसके बाद से पूजा हल्का सा मौका निकाल करके आती है और चाबी उठाकर गेट खोल देती है। उसके बाद से साहिल और उसका दोस्त दोनों घर के अंदर एंट्री कर जाते हैं। लेकिन जैसे ये दोनों कमरे के अंदर एंट्री करते हैं, अतुल जब इन दोनों को अपने सामने देखता है, इससे पहले कि वो कपड़ा पहनता, ये दोनों मिलकर अतुल को कपड़ा पहनने का मौका भी नहीं देते हैं, बल्कि अपने बैग से एक तेज़धार हथियार निकालते हैं और उसी हथियार से अतुल के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देते हैं, जिसकी वजह से अतुल की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है।
उसके बाद से उसके अलमारी को खोलते हैं, उसमें से 3 लाख रुपया कैश निकालते हैं, कुछ ज्वेलरी चुराते हैं और इस पूरे वारदात को लूट का अंजाम दिखाने के लिए उसके घर का सारा सामान जहाँ तहाँ बिखेर देते हैं। उसके बाद से ये चारों बड़े आराम से वहाँ से बाहर निकलते हैं और सब के सब साहिल के घर पे पहुँचते हैं। उसके बाद से साहिल उन 3 लाख रुपये में से 30-30 हज़ार मुन्नी और अपने दोस्त अमित को दे देता है। मुन्नी 30 हज़ार रुपया लेकर के अपने घर पे चली जाती है। उसके बाद से अमित और साहिल की पत्नी पूजा वहाँ से हरिद्वार के लिए रवाना हो जाते हैं। हरिद्वार से चलकर देहरादून के लिए रवाना होते हैं। दरअसल अमित का एक रिश्तेदार देहरादून में रहता था। अपने उसी रिश्तेदार के घर पे ये तीनों पहुंचते हैं। 27 तारीख को सुबह सुबह अभी ये तीनों बैठ करके शराब ही पी रहे थे कि उसी वक्त ही पुलिस अपने टीम के साथ पहुंच जाती है। वाकई में साहिल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस साहिल के ही तहरीर पे पूजा की दोस्त मुन्नी को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।